तो आज हम बात करेंगे CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को ज़्यादातर एनिमेशन में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसके ज़रिए एलिमेंट को बड़ा या छोटा किया जा सकता है। इसके ज़रिए एलिमेंट को रोटेट किया जा सकता है या एलिमेंट को अपने ओरिजिनल पोजीशन से ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो आइए यहाँ पर हम कोडिंग शुरू करते हैं। मेरे पास ये VS कोड में VS कोड जो एडिटर है, इसमें एक खाली फोल्डर खुला हुआ है। मैं इसमें एक HTML फाइल बना देता हूँ index.html के नाम से। यहाँ पर जो बेसिक टेम्पलेट है वो लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं इसके टाइटल को चेंज कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर मैं एक एलिमेंट बना देता हूँ div डेमो क्लास के साथ, और इसमें कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ हेलो, बस ये ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक CSS फाइल बना देता हूँ और इस फाइल को यहाँ पर मैं इस HTML फाइल में लिंक कर देता हूँ। तो ये हो गया। इसके बाद मैं इस डेमो जो एलिमेंट है इसकी कुछ स्टाइलिंग कर देता हूँ। इसके मैं इसको 200 पिक्सल विड्थ दे देता हूँ और हाइट भी 200 पिक्सल दे देता हूँ, और इसके बाद लाइन हाइट इसको 200 पिक्सल दे देते हैं ताकि वर्टिकली इसमें जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाए। इसके बाद इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको कुछ ग्रीन सा कलर दे देते हैं और इसके टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं और इसको सेंटर में कर देते हैं हॉरिजॉन्टली मार्जिन ऑटो के ज़रिए, और टॉप बॉटम से इसको 100 पिक्सल मार्जिन दे देते हैं। इसके बाद हम ब्राउज़र में जाकर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास ये एलिमेंट आ चुका है। मैं इसके जो टेक्स्ट अलाइन है वो भी सेंटर कर देता हूँ और इसके जो टेक्स्ट साइज है उसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। फॉन्ट साइज 2 रैम कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये एलिमेंट आ चुका है। अब मैं एक और काम कर देता हूँ कि इसमें एक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ, और मैं जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा वो इसके हॉवर पर करूँगा, यानी अगर हम इस पर माउस ले जाएंगे तो ही वो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो इसलिए आपको समझने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पर अगर मैं इस पर हॉवर करूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। इसके मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ये आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है हॉवर करने पर। तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का एक ट्रांसलेट वैल्यू होता है। ट्रांसलेट वैल्यू के ज़रिए हम इसको ये बता सकते हैं कि इस एलिमेंट को अपने जो इसका ओरिजिनल पोजीशन है उससे या एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, यानी या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इसको इतना अपने ओरिजिनल पोजीशन से या तो राइट साइड पे कर दो या लेफ्ट साइड पे कर दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर मैं ट्रांसलेट, तो ये ट्रांसलेट फंक्शन 2 पैरामीटर्स लेता है। एक फर्स्ट जो पैरामीटर है वो एक्स एक्सिस के लिए लेता है और सेकंड जो है वो वाई एक्सिस के लिए लेता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 10 पिक्सल और दूसरे में लिख दूँ 20 पिक्सल, तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यानी हॉरिजॉन्टली ये 10 पिक्सल राइट की तरफ मूव होगा और वर्टिकली ये बॉटम की तरफ 20 पिक्सल मूव होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर दूँ और यहाँ पर हॉवर कर दूँ तो ये आप देख सकते हैं ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से मूव हो रहा है। तो ट्रांसलेट प्रॉपर्टी के ज़रिए हम एक एलिमेंट को अपने ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर सकते हैं। ये मैंने जो वैल्यूज़ दी है एक्स यानी हॉरिजॉन्टली, तो ये राइट की तरफ मूव हो रहा है, और जो 20 पिक्सल मैंने वाई एक्सिस यानी वर्टिकली में जो वैल्यू दी है
ये बॉटम की तरफ मूव हो रहा है। अगर मैं इन वैल्यूज़ को नेगेटिव कर दूं, जैसे कि मैं अगर वाई एक्सिस की वैल्यू को नेगेटिव कर दूं तो ये अब लेफ़्ट की साइड मूव होगा। जैसे कि अगर मैं इस पर अब माउस ले जाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए या ये रहने देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये हॉरिजेंटली लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है, क्योंकि मैंने इस प्रॉपर्टी को नेगेटिव कर दिया है। अगर आप नेगेटिव वैल्यूज देते हैं तो वो हॉरिजेंटली नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो ये लेफ़्ट साइड के मूव होगा, और अगर लेफ़्ट साइड की तरफ मूव होगा, और अगर आप हॉरिजेंटली पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो ये राइट की साइड की तरफ मूव होगा। इस तरह वर्टिकली भी अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो ये बॉटम की तरफ मूव होगा, और अगर आप नेगेटिव वैल्यू देते हैं तो ये टॉप की तरफ मूव होगा। इस तरह मैंने तो यहाँ पर पिक्सल में वैल्यूज़ दी है। हम इसको परसेंटेज में भी वैल्यूज़ दे सकते हैं, जैसे कि CSS में जितने भी यूनिट्स हैं उन सब यूनिट्स में हम यहाँ पर वैल्यूज़ दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज में कुछ वैल्यू दे दूँ, मैं 10% ही कर देता हूँ और ये 20 पिक्सल रहने देता हूँ, तो ये 10% अब मूव होगा लेफ़्ट साइड की तरफ। तो ये 10% ये किसके रिलेटिव 10% मूव होगा? ये अपने, अगर मैंने यहाँ पर हॉरिजेंटली जो वैल्यू है उसको 10% दिया है तो ये अपनी वेट के 10% राइट की साइड मूव होगा। और अगर मैं इसको वाई एक्सिस में परसेंटेज में वैल्यू 10% मान लो दे देता हूँ तो ये अपने विड्थ के 10% मूव होगा। अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ तो ये मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये मैं इसको 100% मैंने कर दिया है तो ये अपने फुल विड्थ के हिसाब से मूव होगा। इसका जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, मैं इसको फिलहाल के लिए 0 कर देता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका जो ये पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाएगा। ये मैं यहाँ पर माउस रख देता हूँ और ये आप देख सकते हैं। तो ये अपने विड्थ के हिसाब से 100% मूव हो रहा है। तो ट्रांसलेट प्रॉपर्टी के ज़रिए हम एक एलिमेंट को मूव कर सकते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या वाई एक्सिस के अलॉन्ग, टॉप लेफ़्ट राइट की तरफ या टॉप बॉटम की तरफ। इसके बाद आती है प्रॉपर्टी रोटेट ट्रांसफॉर्म की दूसरी वैल्यू आती है रोटेट। रोटेट के ज़रिए हम एक एलिमेंट को रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रोटेट लिख देता हूँ और इसको आप डिग्री में वैल्यू दे सकते हैं। अगर मैं इसको 45 डिग्री में वैल्यू दे दूँ, आपने जितनी वैल्यू देनी है वो आप लिखते और इसके बाद DEG यानी डिग्री, और मैं इसको अब अगर रिफ़्रेश कर दूँ और इस पर माउस ले जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं ये 45 डिग्री में रोटेट हो रहा है। लेकिन मैंने जो डिग्री की वैल्यू है वो मैंने पॉजिटिव दी है तो ये क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। अगर मैं ये वैल्यू नेगेटिव में दे दूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। अगर मैं अब इस पर माउस ले जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। इस तरह आप इसको जितने चाहे वैल्यूज दे सकते हैं। अगर मैं इसको 180 दे दूँ तो ये 180 डिग्री रोटेट होगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये था रोटेट वैल्यू जिसके ज़रिए हम एलिमेंट को रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद एक स्केल वैल्यू है जिसके ज़रिए हम किसी एलिमेंट को के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये रोटेट रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ स्केल। स्केल भी बेसिकली दो पैरामीटर्स लेता है, एक एक्सिस के लिए यानी हॉरिजेंटली के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 1.5, यहाँ पर मैं 2 ही लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 और यहाँ पर भी मैं लिख दूँ 2, तो ये एलिमेंट अपने जो विड्थ है उसके हिसाब से भी डबल हो जाएगा, उसकी विड्थ भी डबल हो जाएगी और इसकी हाइट भी डबल हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर दूँ और इस पर माउस ले जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं इसकी विड्थ भी डबल हो गई
और इसकी हाइट भी डबल हो गई। अगर मैं यहाँ पर इसको 1 रहने देता हूँ, 1 अगर आप इसको 1 वैल्यू देते हैं तो 1 से कुछ नहीं होगा। जैसे अगर मैं इस पर माउस अभी ले जाऊँ तो इससे कुछ नहीं हो रहा। अगर मैं इसको इसको मैं 2 कर देता हूँ और इसको 1.5 कर देता हूँ तो ये इसकी विड्थ डबल हो जाएगी, लेकिन इसकी जो हाइट है वो इसका जो फुल हाइट है उसके 50% उसमें ऐड हो जाएगा। अगर मैं इस पर माउस ले जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं इसकी विड्थ डबल हो गई, लेकिन इसकी हाइट जो थी उसमें 50% ऐड हो गया। तो आप इसको मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो हमने अभी तक 3 वैल्यूज़ देखी, एक ट्रांसलेट, एक रोटेट और अब एक जो है ये स्केल प्रॉपर्टी देखी। ट्रांसलेट प्रॉपर्टी के ज़रिए हम एलिमेंट को अपने ओरिजिनल पोजीशन से मूव कर सकते हैं। रोटेट वैल्यू के ज़रिए हम एलिमेंट को रोटेट कर सकते हैं। वो रोटेट जो फंक्शन है वो एक पैरामीटर लेता है डिग्री, जितनी भी डिग्री में हमें रोटेट करना हो एलिमेंट को वो हम वहाँ पर देते हैं। और अब जो स्केल वैल्यू है ये 2 पैरामीटर्स लेता है। तो ये स्केल क्या करता है कि एलिमेंट को छोटा या बड़ा करता है। ये तो मैंने आपको दिखाया कि अगर हम इस पर माउस ले जाए तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से बड़ा हो रहा है। अब इसको छोटा कैसे कर सकते हैं? इसको छोटा हम इस तरह कर सकते हैं कि इन वैल्यूज़ को 1 से कम कर दे। अगर मैं यहाँ पर 0.5 कर दूँ और यहाँ पर भी 0.5 कर दूँ तो ये एलिमेंट अपने साइज का हाफ हो जाएगा। यहाँ पर मैं इस पर अगर माउस ले जाऊँ तो ये अब छोटा होगा। तो अगर हम 1 से कम वैल्यू देते हैं तो ये वो एलिमेंट छोटा होगा। अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो वो एलिमेंट अपने साइज के हिसाब से बड़ा होगा। इसके बाद एक वैल्यू और आती है जिसको स्क्यू बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्क्यू लिख दूँ तो ये भी डिग्रीज में वैल्यू लेता है। ये क्या करता है ये एलिमेंट, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 45 डिग्री और यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए 0 लिख देता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करके इस पर माउस ले जाऊँ तो ये आप देख सकते हैं ये कुछ टेढ़ा सा हो जाता है। तो स्क्यू यही करता है कि जो एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस के अलांग या वाई एक्सिस के अलांग स्क्यू हो जाता है। अगर मैं इस पर माउस ले जाऊँ तो ये अब मैं इस जो ये डिग्री है इसको 30 कर देता हूँ और अब अगर इसको रिफ्रेश कर दूँ और अब आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये 90 डिग्री है। ये जो ये लाइन है और ये लाइन है ये दोनों 90 डिग्री में है एक दूसरे के साथ। अगर मैं इस पर माउस ले जाऊँ तो ये 90 अब मैंने वहाँ पर 30 वैल्यू दी है तो वो 90 से 30 माइनस हो गई है। अब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ अब 60 डिग्री में हो गए हैं और ये लाइन एक दूसरे के साथ अब 120 डिग्री में हो गए। इनमें 30 ऐड हो गया, ये जो एंगल है यहाँ पर, और इनसे 30 माइनस हो गया। इस तरह यहाँ पर भी 30 ऐड हो गया और यहाँ से 30 माइनस हो गया। अगर मैं यहाँ पर 45 कर दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर 45 ऐड हो गया और यहाँ से 45 माइनस हो गया। तो ये और ये जो एंगल से ये 45 रह गए और ये जो एंगल है ये 135 हो गए। अब इस तरह अगर मैं इसको वैल्यू 90 दे दूँ तो ये एलिमेंट जो है ये मुकम्मल हाइड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये मुकम्मल हाइड हो रहा है, लेकिन चूंकि माउस से जब ये हटता है तो ये दोबारा वहाँ पर आ जाता है। तो ये इस तरह क्यों होता है मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और इस पर माउस ले जाऊँ तो ये इसलिए होता है कि ये जो लाइन है और ये लाइन है ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में है, लेकिन वहाँ पर हम जो वैल्यू देते हैं वो इसके साथ ऐड हो जाता है। तो ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में है और अगर मैं इसको 90 डिग्री वैल्यू दे दूँ तो ये 90 के साथ 90 जब ऐड हो जाए तो 180 हो जाता है और 180 तो आपको पता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है और ये गायब हो जाती है।
इसलिए जो वैल्यू है वो 90 से कम अगर हम दे दें तो ये सही तरीके से काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 80 दे देता हूँ तो यह, और यहाँ पर हम देखें तो ये एक बहुत पतला सा एक बारीक बन जाता है। तो ये था ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के कुछ वैल्यूज़। तो इसके कुछ और वैल्यूज़ भी है जो कि 3D ट्रांसफॉर्म में आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 3D ट्रांसफॉर्म को देखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आज की जो टॉपिक था 2D ट्रांसफॉर्म वो आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।